स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनालिसिस मॉडल को स्टार्ट किया था और उसके अंदर डाटा मॉडलिंग के अंदर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो अगेन इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है और आपको डीएफटी की स्लाइड्स नज़र आ रही होनी चाहिए। अगर आपको नज़र आ रही हैं तो चैट रूम के अंदर अपना रिप्लाई दें। ये स्लाइड्स नज़र आ रही हैं जी आपको? ओके जी, आज हम डाटा मॉडलिंग से आगे हम फंक्शनल मॉडलिंग की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम जो डायग्राम हमारे पास होगी जिसको हम डिस्कस करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी द डाटा फ्लो डायग्राम। तो आपने साथ साथ चलना है। जब हम फंक्शनल मॉडलिंग की बात करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट सिस्टम्स फंक्शंस। कि हमने करंट सिस्टम के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना है कि उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के काम हो रहे हैं, टास्क हो रहे हैं, वो किस तरीके के साथ हो रहे हैं, उनका फ्लो क्या चलता है, डाटा क्या इस्तेमाल होता है, इनपुट क्या लेते हैं, उनको प्रोसेस किस तरह से करते हैं और फिर आउटपुट किस तरह से जनरेट होती है। तो ये काम अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रक्चर्ड मॉडलिंग के अंदर या डाटा फंक्शनल मॉडलिंग के अंदर जो डायग्राम हमारे पास होती है, दैट इज द डाटा फ्लो डायग्राम। तो डाटा फ्लो डायग्राम को अब हम डिस्कस करेंगे। तो गोल आपने सामने रखना है। अगेन रिपीट किया जा रहा है कि डाटा फ्लो डायग्राम का गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शंस ऑफ द करंट सिस्टम। जो सिस्टम हमारे जेर नज़र होता है, जिसके लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाना होता है, उसके फंक्शंस को या उसके प्रोसेसेस को या उसके अंदर जो मुख्तलिफ काम हो रहे हैं उनको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो ये काम करने के लिए डीएफडी हम यूज करेंगे। डीएफडी की जो नोटेशंस हैं वो आपको इस वक्त नजर आ रही हैं। ये 4 नोटेशंस या सिंबल्स हम यूज करते हैं फॉर द ड्राइंग ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम। एक्सटर्नल एंटिटी है, ये एंटिटी की ही किस्म है। जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ईआरडी के अंदर एंटिटीज देखी थी, मेन कॉन्सेप्ट एंटिटी का है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटी आएगी। होती क्या है अभी आपके सामने आता है। उसके बाद प्रोसेस है, ये वो काम है जो कि हो रहे होते हैं। काम को हम इस तरह बबल की शक्ल के अंदर दिखाते हैं, उसके अंदर उसका नाम लिखा हुआ होता है, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। डाटा फ्लो है, डाटा फ्लो डायरेक्शन ऑफ द डाटा को दिखाता है। एरो हेड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम डाटा फ्लोज इस्तेमाल कहते हैं। और चौथा हमारे पास डाटा स्टोर होता है, जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है या ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से डाटा हम लेके इस्तेमाल करते हैं। ये 4 सिंबल या नोटेशंस हैं। इनको अब हम सबसे पहले डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, फिर हम एक स्टडी लेंगे, उसकी डाटा फ्लो डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरीके के साथ वो ड्रॉ होती है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटी जो होती है, इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ डाटा एट आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी एंटिटी होगी जो कि सिस्टम से बाहर एग्जिस्ट कर रही होगी। और काम इसका क्या होगा? या तो ये डाटा को कंज्यूम कर रही होगी। कहाँ से कंज्यूम कर रही होगी? सिस्टम से डाटा इसके पास आएगा, उसको ये कंज्यूम कर रही होगी। या फिर ये डाटा प्रोड्यूस कर रही होगी जो कि सिस्टम को दे रही होगी। जैसे नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि जैसे एक पर्सन है, एक यूजर ऑफ द सिस्टम है, तो वो जो है वो सिस्टम को या तो डाटा देता है या यहाँ सिस्टम से डाटा आता है और उसको इस्तेमाल करता है। इसी तरह से एक और तरह की एंटिटी क्या हो सकती है? रिमोट कंट्रोलर, जो आप यूज करते हैं, वो सिस्टम को डाटा देता है या वो सिर्फ दे रहा होता है। बैंक है, आप पीयूसीआईडी के साथ बैंक की एंटिटी एंटरटेन होती है, तो बैंक भी एक एक्सटर्नल एंटिटी है जो कि डाटा दे रही होती है पीयूसीआईडी को और पीयूसीआईडी से डाटा रिसीव कर रही होती है। तो एक्सटर्नल एंटिटीज जो होती हैं वो सिस्टम के बाहर रिजाइड करके, बाहर रहते हुए
सिस्टम को या तो डाटा दे रही होती हैं या डाटा रिसीव कर रही होती है, लेकिन ये एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं। एक चीज को आपने याद रखना है कि जो एक्सटर्नल एंटिटीज हैं ये आपस में कभी भी डायरेक्टली तौर पे इंटरेक्ट नहीं करती। या ये पॉइंट जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्सटर्नल एंटिटीज जो होती हैं ये आपस में डायरेक्टली कभी भी इंटरेक्ट नहीं करती हैं सिस्टम के तनाजुर में। वैसे वो जो मर्जी करते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो उसका सिस्टम के साथ ताल्लुक नहीं है। सिस्टम के लिहाज से जब भी आपने इंटरेक्शन करनी होगी तो बीच में सिस्टम जरूर आएगा, फिर इंटरेक्शन होगी, डायरेक्टली नहीं हो रही होगी। जैसे अगर आपने लेक्चर लेना है तो सिस्टम की का एक निज़ाम है, जब तक वो निज़ाम बीच में नहीं आएगा आप वहां से लेक्चर नहीं ले सकते हैं। डायरेक्टली आप जितने मर्जी आपस में इंटरेक्शन करते रहें, दोस्तियां यारियां हों, आप गपशप लगाते हों, उसकी हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द यूजेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एंटिटीज। तो जो आपके पास एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं वो डायरेक्टली आपस में इंटरेक्शन सिस्टम के लिहाज से नहीं करती हैं, बल्कि बीच में सिस्टम आता है फिर करता है। ये अभी हम केस स्टडी करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे तो आपको मजीद इसकी समझ आएगी। ओवरऑल एक्सटर्नल एंटिटीज की दो किस्में होती हैं। एक है ह्यूमन बीइंग एक्सटर्नल एंटिटीज, जो हम इंसान हैं, पर्सन्स हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, और दूसरे एक्सटर्नल सिस्टम्स होते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम्स। आपका करंट सिस्टम नहीं, आपके करंट सिस्टम के साथ एक्सटर्नल सिस्टम्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे बैंक है, बैंक एक एक्सटर्नल सिस्टम है। जिस तरह PUCIT के लिहाज से पंजाब यूनिवर्सिटी एक एक्सटर्नल सिस्टम है, हायर एजुकेशन कमीशन एक एक्सटर्नल सिस्टम है। तो ये दो किस्म की मेन एक्सटर्नल एंटिटीज होती हैं जिनको हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर DFT में दिखाते हैं। तो दीज आर द एक्सटर्नल एंटिटी। इसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है कि इट इज अ फंक्शन इनसाइड द सिस्टम। सिस्टम के अंदर एक फंक्शन होगा, टास्क होगा, काम होगा जो किया जाता है और जिसके तीन हिस्से होते हैं। वो इनपुट लेता है, जैसे नीचे एग्जांपल को देखें कि अगर लॉगिन का एक काम है, एक प्रोसेस है सिस्टम के अंदर होगा, वो एक इनपुट लेगा लॉगिन की और पासवर्ड की, उसको प्रोसेस करेगा, ये दूसरा हिस्सा आ जाएगा जो कि प्रोसेस इटसेल्फ होगा, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद, काम करने के बाद एक आउटपुट निकलेगी जो कि लॉगिन स्टेटस की शक्ल के अंदर होगी। तो ये तीसरा हिस्सा होगा। एक प्रोसेस के तीन हिस्से होते हैं, इनपुट या इनपुट्स हो सकती हैं, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है, दूसरा हिस्सा होता है, और तीसरा हिस्सा उसकी आउटपुट होती है। ये तीन हिस्से एक प्रोसेस के अंदर होने जरूरी हैं। जिस वो एक इनकम्प्लीट या एम्बिगुअस प्रोसेस होगा, वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं होगा। एक कंप्लीट प्रोसेस के अंदर ये तीन चीजें लाजमी होंगी, तब हम उसको प्रोसेस कहेंगे, अदरवाइज दैट कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्रोसेस। एग्जांपल्स दी गई पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को रिकॉल करें, उसके अंदर सिलेक्ट आइटम है तो आउटपुट निकलती है। जनरेट इनवॉइस है, जनरेट इनवॉइस को देखिए, उसके अंदर जो सिलेक्टेड आइटम्स है उनका डाटा एज अ इनपुट लिया जाता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है बाय अप्लाइंग द बिजनेस रूल ऑफ जनरेटिंग इनवॉइस, और आखिर में जनरेट इनवॉइस कर दी जाती है और इनवॉइस की शक्ल के अंदर एक आउटपुट निकलती है। एंड सिमिलरली द एग्जांपल ऑफ द रिपोर्ट्स, जिस तरह की रिपोर्ट आपने जनरेट करनी होती है उस तरह की आप इनपुट्स देते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट बनती है और रिपोर्ट की शक्ल के अंदर एक आउटपुट कहलाती है। आप अपने आप को PUCIT के हवाले से देखें तो आप कितने काम करते हैं। हर काम करने के लिए आप इनपुट देते हैं, वो काम होता है तो प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आउटपुट की शक्ल के अंदर चीज निकलती है। कोई भी काम, फीस जमा करवाना है, आप फीस जमा करवाते हैं तो जरा देखें कि आप इनपुट नहीं देते उसके लिए। फिर वो फीस की सबमिशन होती है, बैंक के अंदर जाके आप सबमिट करवाते हैं तो वो काम हो रहा होता है। काम होने के बाद आउटपुट क्या निकलती है, पेड फी की शक्ल के अंदर आपको रसीद दी जाती है कि आपकी फीस पे हो चुकी है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, फंक्शंस हैं। अब इनका लेवल हो सकता है, अबव लेवल हो सकता है, हाई लेवल हो सकता है, मिडिल एवरेज लेवल हो सकता है, लोएस्ट लेवल हो सकता है। तो अभी हम DFT देखेंगे तो हम हाई लेवल से लोएस्ट लेवल तक डिकम्पोजिशन कर लेते हैं और हमारे सामने प्रोसेसेस आ जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनल डोमेन होनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज द सेकंड नोटेशन ऑफ द DFT, दैट इज द प्रोसेस। तीसरी नोटेशन है जी डेटा स्टोर की। डेटा स्टोर क्या होता है कि इट इज अ कंटेनर, ये एक तरह का वेसल है, कंटेनर है, बर्तन है जिसके अंदर हम डाटा को परमानेंटली
सिस्टम के अंदर स्टोर हुआ होता है। जैसे ये नीचे एग्जांपल जरा देखिए, ये नीचे आपको सिंबल नजर आ रही है, डाटा स्टोर नजर आ रहा है, जिसके अंदर जिसके अंदर हमारे पास ये यूजर आईडी और पासवर्ड का एक डाटा स्टोर है, जो कि इस्तेमाल हो रहा है विद द प्रोसेस ऑफ टू लॉगिन। जब भी आपको लॉगिन करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा, तो उसके साथ एक डाटा स्टोर है जिसके अंदर तमाम आईडीज और तमाम पासवर्ड स्टोर्ड हैं। उनको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा ये वाला प्रोसेस, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद कंपैरिजन करेगा। अगर तो वो कंपैरिजन ट्रू हो जाता है तो लॉगिन स्टेटस एज अ वैलिड यूजर दे दिया जाएगा, अदरवाइज कहा जाएगा कि आप वैलिड यूजर नहीं है। तो डाटा स्टोर जो होता है ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपनी जरूरत के मुताबिक डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। CMS को देखें तो CMS के अंदर आप स्टूडेंट्स का डाटा एक डाटा स्टोर के अंदर स्टोर है, हम टीचर्स का डाटा एक डाटा स्टोर के अंदर स्टोर है, सब्जेक्ट्स का डाटा, डिग्रीज का डाटा, इस तरह से तमाम डाटा मुख्तलिफ किस्म के डाटा स्टोर्स के अंदर उनकी नेचर के लिहाज से स्टोर किया जाता है। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, आप डाटाबेस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो टेबल्स होते हैं वो भी डाटा स्टोर्स हैं, वो दैट इज अ टाइप ऑफ डाटा स्टोर, उनके अंदर आप इनको स्टोर कर रहे होते हैं। तो जिस प्रोसेस को जो सा डाटा चाहिए होता है वो वाला डाटा स्टोर उसके साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। इसकी ये जो कनेक्शन है, डाटा फ्लो है, या जो हम इसका फ्लो ऑफ डाटा दिखा रहे थे, तो देख रहे हैं कि इसके साथ कोई एरोहेड यूज नहीं हुआ। इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। डाटा स्टोर के साथ जो भी आप ये लाइन इस्तेमाल करेंगे, कनेक्शन लाइन इस्तेमाल करेंगे, उसका कोई भी एरोहेड नहीं होता। वजह क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि इसमें डाटा दोनों जानब फ्लो हो रहा होता है। यानी कि ये वाला डाटा जो कि यूजर आईडी और पासवर्ड का है, ये इसमें स्टोर भी किया जा सकता है और स्टोर डाटा को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इस चीज को आपने याद रखना, डाटा स्टोर का जो फ्लो होता है ये हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। एक और चीज इसके साथ ध्यान में रखिएगा कि इस डाटा स्टोर के साथ एक प्रोसेस का कनेक्शन आ सकता है। इसके अलावा एक्सटर्नल एंटिटी डायरेक्टली तौर पर, एक्सटर्नल एंटिटी जो सिस्टम से बाहर है, जो भी हमने डिस्कस की है, वो कभी भी इसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकती। डाटा स्टोर के साथ अगर किसी एक्सटर्नल एंटिटी ने इंटरेक्शन करना है या इस्तेमाल करना है तो उस एक्सटर्नल एंटिटी को किसी न किसी प्रोसेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि अगर यूजर आईडी और पासवर्ड आपने सेव भी करवाने हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा टू सेव दी यूजर आईडी एंड पासवर्ड, उसके जरिए से एक्सटर्नल एंटिटीज के अंदर सेव करवाएगी। या यहाँ से निकालना है, लॉगिन करने के लिए उसने ये आईडी पासवर्ड दिया है तो डायरेक्टली नहीं इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती, बल्कि बीच में एक प्रोसेस होगा जिसके जरिए से एक डाटा स्टोर के साथ इंटरेक्शन की जा सकती है। ये नेचुरल जनरल लाइफ का कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं जनरल लाइफ के अंदर भी अगर आपको डाटा एक्सेस करना हो तो बीच में कोई ना कोई प्रोसेस आता है, उसके जरिए से आप एक्सेस ले सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली तौर पर कभी भी कोई डाटा नहीं। अगर ये डायरेक्टली तौर पर डाटा किया जाए, इसका इम्पैक्ट ज़रा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों किया जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी ऑफ डाटा होता है। हर डाटा हर पर्सन के लिए नहीं होता है, वो रिलेटेड पर्सन या उसके काम की नेचर के लिहाज से उसको एक्सेस देनी पड़ती है। तो वो एक्सेस देने के लिए बीच में प्रोसेस को रखना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रोसेस नहीं रखेंगे तो सारा डाटा हर एक के लिए ओपन हो जाएगा, तो उसकी का मिस यूज होना के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से डाटा स्टोर्स के अंदर आप कभी भी डायरेक्टली तौर पे एक्सेस डाटा की एक्सटर्नल एंटिटीज को नहीं देते हैं, और बीच में आप एक प्रोसेस रखते हैं जिसके ज़रिए से डाटा स्टोर्स को मेंटेन किया जाता है या उनकी यूजेबिलिटी बनाई जाती है। तो ये दो चीज़ें आपने ये ज़हन में रखनी है डाटा स्टोर के हवाले से, कि एक तो ये है कि इसका जो फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, और दूसरा ये है कि इसकी जो एक्सेस है वो थ्रू प्रोसेस होती है। कभी भी कोई एक्सटर्नल एंटिटी एक डाटा स्टोर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। दिस इज द डाटा स्टोर। चौथा हमारे पास इसकी नोटेशन होती है डाटा फ्लो की। ये जो एरो हेड्स इस्तेमाल हुए हैं इनको हम डाटा फ्लोज कहते हैं। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा। ये डाटा के फ्लो की डायरेक्शन बता रहे होते हैं, तो इसको हम डाटा फ्लो कहते हैं। अब इनके लिहाज से एक और चीज, चारों के लिहाज से वन बाई वन जरा नोट कर लीजिए कि इनके जो नाम हम रखते हैं वो किस तरह से रखते हैं या किस तरह से होते हैं। एक्सटर्नल एंटिटी का नाम नाउन फ्रेज के अंदर होगा। एक्सटर्नल एंटिटी का नाम नाउन फ्रेज में होगा। जैसे आपके एग्जांपल में नजर आ रहा है, यूजर है, रिमोट कंट्रोलर है, बैंक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, एंड सो ऑन। एक प्रोसेस का नाम जो है ये वर्बल फ्रेज में होगा और साथ नंबर आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं टू लॉग इन 1
टू लॉग इन आ रहा है, टू लॉग इन आ रहा है, तो वर्बल फ्रेज, प्रोसेस का नाम वर्बल फ्रेज के अंदर आपने रखना है, जो अंडरस्टैंडेबल हो, रिलेटेड सिस्टम के लिहाज से हो, तो उसको नाम आप देते हैं। यहाँ अगर करंट सिस्टम आपके पास एग्जैक्टली सामने है तो जो नाम वहां पे चल रहा है वो लाजमी तौर पे कोई ना कोई वर्बल फ्रेज के अंदर ही चल रहा होगा, तो जो वहां पे नाम है उसको आप एज इट इज यूज करेंगे। नंबरिंग सिस्टम आप अपने लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा स्टोर का नाम जो है वो नंबरिंग सिस्टम वो भी नाउन फ्रेज के अंदर होता है और डाटा की शक्ल के अंदर सिस्टम बताते हैं। ये कोई कुछ कहना चाह रहा है तो दोबारा से जरा रिपीट कीजिए। सर नंबरिंग सिस्टम का मतलब आपके नंबरिंग सिस्टम आ रही है नंबरिंग सिस्टम का क्या पर्पज है? जी मैम, नंबरिंग सिस्टम सर मैं कह रहा हूँ कि नंबरिंग सिस्टम का क्या पर्पज है? जी अभी हम केस स्टडी देखेंगे तो आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा कि आपके पास जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो एक ही लेवल के ऊपर एक नहीं होते, मल्टीपल होते हैं। तो उनकी एक हायरार्की बरकरार रखने के लिए, उनका स्ट्रक्चर बरकरार रखने के लिए नंबर सिस्टम हमें साथ चलाना पड़ता है। इसको थोड़ा सा होल्ड कर लें, अभी हम केस स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पर इसका समझ आ जाएगा। तो डाटा स्टोर का नाम जो है ये नाउन फ्रेज के अंदर होगा। डाटा स्टोर का नाम नेम फ्रेज, इसी तरह डाटा फ्लो का नाम भी नाउन फ्रेज के अंदर होगा। और इस डाटा फ्लो के साथ तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लिख ले, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है डायग्राम बनाते हुए कि हम इसके अंदर वर्बल फ्रेज यूज कर जाते हैं। और इसको यानी कि आप इसकी पड़ताल कीजिएगा, देखें आपको अभी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको नोट कर लें और बाकायदा तौर पर समझ लें कि डाटा फ्लो का नाम हमेशा एक नाउन फ्रेज की शक्ल के अंदर होगा, डाटा की शक्ल के अंदर होगा जैसे ये लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा कि हम मिस्टेक कर जाएंगे जब डायग्राम बना रहे होंगे या आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर ये मिस्टेक कॉमनली देखी जाती है कि हम इसके ऊपर किसी प्रोसेस का नाम यूज कर जाते हैं या रिलेटेड प्रोसेस का नाम यूज कर जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करना है। डाटा फ्लो के ऊपर हमेशा नाउन की शक्ल के अंदर डाटा आ रहा होगा। तो ये इनके नेमिंग कन्वेंशंस के लिहाज से एक्सप्लेनेशन थी कि इनको इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। अब जनाब हम डाटा फ्लो डायग्राम को एक केस स्टडी के को सामने रख के जरा बना के देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये केस स्टडी है फिजिशियन बिलिंग सिस्टम की। इसका स्कोप आपके सामने आपको नजर आ रहा है। इसको जरा पहले समझ लें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि ताकि जब हम इसकी डीएफडी बनाएं तो आपको समझने में आसान हो। खास तौर पे जरा देखें कि नाउन्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके बाद वहाँ पर वर्बल फ्रेजेस कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं। जो नाउन्स हैं वो आपके पास कॉमनली एक्सटर्नल एंटिटीज, डाटा फ्लोज और डाटा स्टोर्स के नाम होंगे, और जो वर्बल फ्रेजेस हैं वो नॉर्मली तौर पे प्रोसेसेस के नाम होंगे। तो उनको फिर हम उस तरह से आइडेंटिफाई करके लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब जनाब ये एक फिजिशियन बिलिंग सिस्टम है, इसको जरा समझ लें पहले कि क्या है। कि इसके अंदर एक फिजिशियन है, वो पेशेंट को का एग्जामिनेशन करता है, उसको चेक करता है कि उसको क्या बीमारी है, और उसके बाद उसका डायग्नोसिस रिकॉर्ड चेक करने के बाद सिस्टम के अंदर इंसर्ट करता है। सिस्टम के अंदर जैसे ही वो एग्जामिनेशन रिकॉर्ड जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो सिस्टम के अंदर कहता है जी एक ABC पेशेंट है, उसका उसने डायग्नोसिस रिकॉर्ड डायग्नोज किया और कहा जनाब इसको फ्लू है। फ्लू का रिकॉर्ड उसके अंदर जाता है, सिस्टम के अंदर जाता है। सिस्टम जो है उस फ्लू के रिकॉर्ड को लेता है और उसके बाद उसकी एक वैलिड फी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। सिस्टम के अंदर तमाम बीमारियों की क्या नाम है और उसके अगेंस्ट उनकी एक फी रखी हुई है। कि जैसे फ्लू इंसर्ट करता है तो वो सिस्टम जो है उसके अंदर फ्लू को तलाश करता है, तलाश करने के बाद देखता है कि फ्लू कितने की फीस कितनी है, फॉर एग्जांपल 1000, तो वो वैलिड फी 1000 ले लेता है और उसको आगे जनरेट इनवॉइस की तरफ भेज देते हैं। ये एक फ्लो हो गया। दूसरा फ्लो इसके अंदर ये है कि जो पेशेंट है उसने इंश्योरेंस अवेल की हुई है, इंश्योरेंस पॉलिसी अवेल की हुई है, वो अपनी इंश्योरेंस की डिटेल सिस्टम को प्रोवाइड करता है। सिस्टम वो इंश्योरेंस डिटेल्स लेता है और सिस्टम के अंदर तमाम जितनी भी अब तक की इंश्योरेंस हो चुकी हैं जो इस सिस्टम के रिलेटेड हैं, इस सिस्टम की कैपेसिटी में आती हैं, उन सब का रिकॉर्ड उसके पास पड़ा हुआ है। पेशेंट जो इंश्योरेंस डिटेल्स इंसर्ट करता है वो उसके को वेरीफाई करता है अपने सिस्टम के रिकॉर्ड के साथ कि वाकईतन इसकी रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं है।
वो रिकॉर्ड किस तरह के होंगे, उसका नाम होगा और उसके साथ उसकी परसेंटेज रेशियो होगी कि जो फी या इनवॉइस जनरेट होगी उतना उसका कितना परसेंट पेशेंट अदा करेगा और कितना इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। जैसे इसकी वैलिड फी 1000 जनरेट हुई एक पेशेंट की, जिसके हम एग्जांपल ले रहे हैं, और वो अपनी इंश्योरेंस डिटेल सिस्टम को प्रोवाइड करता है और वो कहता है जनाब कि 60% पेशेंट अदा करेगा। इसकी ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर 60% पेशेंट अदा करता है और 40% जो है वो इंश्योरेंस कंपनी अदा करती है। अब सिस्टम इसको वेरीफाई करने के बाद, इस डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद, वो वैलिड फी के ऊपर ये 60 और 40 की रेशियो अप्लाई करके इनवॉइसेस जनरेट कर देगी। 60% की जो इनवॉइस है वो पेशेंट के लिए जनरेट होगी, तो इस 1000 के ऊपर जब वो 60% अप्लाई करेंगे तो 600 रुपए की इनवॉइस पेशेंट के लिए बनेगी और 400 रुपए की इनवॉइस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए बन जाएगी। वो उनको बना के सिस्टम भिजवा देगा, पेशेंट वाली पेशेंट को भिजवा देगा और इंश्योरेंस कंपनी वाली इंश्योरेंस कंपनी को भिजवा दी जाएगी। तो ये दोनों इनवॉइसेस जनरेट हो जाएंगे। तीसरा फ्लो क्या बनेगा, बल्कि चौथा फ्लो ये बनेगा कि ये पे इनवॉइसेस जो है ये पे होंगी। पेशेंट जो है वो अपनी 600 रुपए की पेमेंट करेगा, रिकॉर्ड देगा और सिस्टम्स को वेरीफाई करके उसके बाद रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा कि ये पेमेंट आ गया। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 400 रुपए की पेमेंट करेगी, रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगी, सिस्टम उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद वो सिस्टम को के अंदर रिकॉर्ड अपडेट कर देगा और ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये है जनाब फिजिशियन बिलिंग सिस्टम का स्कोप। ये सबको समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। पहले ये स्कोप समझना बहुत जरूरी है, ये सबको क्लियर होना चाहिए कि स्कोप क्या है। जी फिजिशियन बिलिंग सिस्टम का स्कोप सबको क्लियर हुआ है? ओके जी, अब हम इसकी डीएफटी बना के देखते हैं। तो अब डीएफटी बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट अपने ये ध्यान में रखना है कि डीएफटी लेवल्स के अंदर बनती है। यकदम हम पूरी डीएफटी नहीं बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम डीकम्पोजिशन कॉन्सेप्ट कहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज करेंगे, यकदम सारे के सारे सिस्टम को ओपन अप नहीं करेंगे, बल्कि लेवल बाय लेवल चलेंगे। जो सबसे पहला लेवल होता है दैट इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफटी और लेवल 0। context level DFT or level 0। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफटी बनाते हैं या लेवल 0 डीएफटी बनाते हैं। लेवल 0 या कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफटी, इसका के अंदर आपने स्कोप ज़हन में रखना है कि इसके अंदर हम सिस्टम, हमारे पास ब्लैक बॉक्स होता है, सिस्टम के अंदर हम नहीं जाते हैं बल्कि सिस्टम के बाहर रहते हैं। जैसे यहाँ पे फिजिशियन बिलिंग सिस्टम है, इसके अंदर क्या काम हो रहे हैं वो हम नहीं दिखाएंगे, हाँ समझने की कोशिश करेंगे, उसको समझ साथ रखते हुए हम कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफटी बनाएंगे, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो कतई तौर पे नहीं दिखाएंगे। तो फिर दिखाएंगे क्या? इसके अंदर हम 3 चीजें दिखाएंगे। फर्स्ट, सिस्टम एज अ ब्लैक बॉक्स दिखाएंगे, जैसे आपको ये इस वक्त स्क्रीन नजर आ रही है, ये आपको ये फिजिशियन बिलिंग सिस्टम के कॉन्टेक्ट लेवल की स्क्रीन नजर आ रही है जी? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। अब इसके अंदर देखें, सिस्टम को दरमियान में एक बबल की शक्ल में नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है हम कतई तौर पे नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ फिजिशियन बिलिंग सिस्टम का नाम हमने दिखाया और उसको एक बबल की शक्ल के अंदर दिखा दिया। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी शो हियर इन द कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफटी। सेकंड चीज, हम एक्सटर्नल एंटिटीज दिखाते हैं। इस केस स्टडी के अंदर टोटल 3 एक्सटर्नल एंटिटीज हैं। पेशेंट है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है,
इसके बाद फिजिशियन है जो कि डायग्नोज करता है, एंड थर्ड इज द इंश्योरेंस कंपनी। तो इन 3 एक्सटर्नल एंटिटीज को हम दिखाएंगे कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी के अंदर। फर्स्ट थिंग सिस्टम एज ब्लैक बॉक्स, उसके बाद एंटिटीज सिस्टम से बाहर जितनी भी एक्सटर्नल एंटिटीज होंगी उनको दिखा देंगे, एंड द थर्ड थिंग इज कि एक्सटर्नल एंटिटीज सिस्टम को क्या दे रही हैं और सिस्टम एक्सटर्नल एंटिटीज को क्या दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ डाटा फ्लोस। तो ये सिर्फ 3 चीजें हमने दिखानी होती हैं एक कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी के अंदर, कि जिसके अंदर सिस्टम नजर आए, एक्सटर्नल एंटिटीज नजर आए, और एक्सटर्नल एंटिटीज के बाद वो एक्सटर्नल एंटिटीज सिस्टम को क्या एज ए इनपुट देती हैं और सिस्टम क्या आउटपुट उन एक्सटर्नल एंटिटीज के लिए जनरेट करते हैं, उनको हम दिखा देते हैं। आप जरा देखें कि यहाँ पे ये 3 चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन हमने इनको दिखाया किस तरह से है, जरा समझ लें। इसके अंदर हमने कहा कि सबसे पहले फिजिशियन आता है और वो सिस्टम के अंदर डायग्नोसिस रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। तो दिस इज द इनपुट, फिजिशियन एक्सटर्नल एंटिटी आ रही है, वो डायग्नोसिस रिकॉर्ड का फ्लो आ रहा है और वो सिस्टम के अंदर जा रहा है। जस्ट इस तरह से हम उसको सिंपली दिखा देंगे। सिस्टम फिजिशियन के लिए कुछ भी नहीं जनरेट कर रहा, सिस्टम अपने पास मेंटेन कर रहा है फिजिशियन के लिए चीजें। तो जो चीज नहीं वो किसी के लिए जनरेट कर रहा हम नहीं दिखा रहे। तो यहाँ पे सिर्फ फिजिशियन जो है वो डायग्नोसिस रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता है। दिस इज एक्चुअली द इनिशियलाइजेशन ऑफ दिस सिस्टम, ये सिस्टम की इनिशियलाइजेशन हो रही है। तो फिजिशियन ने डायग्नोसिस रिकॉर्ड एक पेशेंट के इंसर्ट किए। अब वो जिस पेशेंट के उसने डायग्नोसिस रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं वो ही पेशेंट जो है वो आके अपने इंश्योरेंस डिटेल इंसर्ट कर रहा है। तो ये इंश्योरेंस डिटेल का फ्लो आ गया यहाँ पे। सिस्टम ने क्या किया, इन डायग्नोसिस रिकॉर्ड को लिया, इन इंश्योरेंस डिटेल्स को लिया, इनकी बुनियाद के ऊपर सबसे पहले डायग्नोसिस रिकॉर्ड पे उसने इंटरनली तौर पे सिस्टम ने अपने अंदर वैलिड फी को कैलकुलेट किया और वैलिड फी कैलकुलेट करके इनवॉइस जनरेट करने के प्रोसेस को दे दिया वैलिड फी। और उसके बाद जनरेट इनवॉइस ने 2 इनवॉइसेस जनरेट कर दी। एक इनवॉइस उसने पेशेंट के लिए जनरेट की, तो ये पेशेंट की इनवॉइस जनरेट होकर पेशेंट के पास चली गई। दूसरी उसने इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के लिए जनरेट की, वो यहाँ से जनरेट होके इंश्योरेंस कंपनी के पास चली गई। तो दोनों के पास अपनी अपनी इनवॉइसेस चली गई। उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट इन्होंने पेमेंट की, तो पेशेंट ने पेमेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड किया। तो बिलिंग सिस्टम ने, फिजिशियन बिलिंग सिस्टम ने उन पेमेंट रिकॉर्ड को लिया, लेने के बाद वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया कि ये हमारे इसकी पेशेंट की इनवॉइस हमारे पास आ गई। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट रिकॉर्ड दिया, उसको वेरीफाई किया गया और वेरीफाई करने के बाद उसको यहाँ पे मेंटेन कर दिया गया। तो ये है कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी। अच्छा, यहाँ पे आपके ज़हन के अंदर ये सवाल आ सकता है जी, फर्ज करें कि उसकी इंश्योरेंस डिटेल्स वो प्रोवाइड करता है तो वेरीफाई नहीं होती, तो वो फ्लो कहाँ पे गया। और इसी तरह से अगर वो पेमेंट रिकॉर्ड दे रहे हैं तो पेमेंट रिकॉर्ड देते हैं तो वो वेरीफाई नहीं होते तो वो कहाँ गया। वो उसको फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं ताकि हम पहले बुनियादी तौर पे एक डीएफडी को समझ लें कि ये बनाते किस तरीके के साथ हैं। तो इस तरह के सारे फ्लो फिर बाद में आप खुद एंटरटेन कर सकते हैं या होते हैं। तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई रखने के लिए उन चीज़ों को हम यहाँ पे फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं कि जो अल्टरनेटिव फ्लोज आते हैं, हम जस्ट और जस्ट सक्सेस सिनेरियो को फिलहाल एंटरटेन कर रहे हैं कि अगर सारी चीज़ें जो हैं वो एक सक्सेसफुली तौर पे होती हैं तो किस तरीके के साथ हमारे पास ये चलती है। तो इस वजह से सिर्फ सक्सेस सिनेरियो को फिलहाल मद्देनजर रखें कि सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली तौर पे हो रही हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी हो गया। दोबारा देख लें, कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी के अंदर हम जस्ट इनपुट्स और आउटपुट्स दिखा रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एंटिटीज। इस सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल एंटिटीज क्या इनपुट्स देती हैं और सिस्टम उनके रिगार्डिंग क्या आउटपुट जनरेट करके देता है। कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी का सिर्फ इतना मकसद होता है। अब इसके जरिए से हमारे पास अगले लेवल के ऊपर काम करना आसान हो जाता है, जिसके अंदर हम सिस्टम को ओपन अप कर देंगे, उसको ब्लैक बॉक्स से व्हाइट बॉक्स के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास है जी कॉन्टेक्स्ट लेवल और जीरो लेवल डीएफडी जी। इसको जरा दोबारा से जल्दी से देखें और जरा रिस्पांस दें कि आपको क्लियर हुआ है। हमने इस चीज को जरा इस तरह समझिए कि इस वक्त जो ये सिस्टम है ये सारे को हम बाउंड्री के लेवल के ऊपर ले, इसके अंदर नहीं जा रहे कि किस तरीके के साथ सारे काम हो रहे हैं, कि वैलिड फी कैसे कैलकुलेट हो रही है, इनवॉइसेस कैसे जनरेट हो रही हैं, पेमेंट्स आ रही हैं तो वो किस तरह वेरीफाई हो रही हैं और रिकॉर्ड कैसे अपडेट हो रहा है, डाटा स्टोर कहाँ पे पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब गौर से देखें, इसमें हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं डिस्कस की या दिखाई नहीं है, शो नहीं की, ड्रॉ नहीं की। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इस सिस्टम को हम ब्लैक बॉक्स ले रहे हैं, इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, इसको दिखाने के लिहाज से समझ रहे हैं, समझ के ही हम ये सारी चीजें इनपुट्स और आउटपुट्स और पेशेंट्स और फिजिशियन इंश्योरेंस कंपनी को हम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनल सिस्टम को दिखा नहीं रहे हैं। तो
इस चीज को हम ये कह रहे हैं। इसी वजह से इसको कॉन्टेक्स्ट लेवल कहा जा रहा है, इसी वजह से इसको लेवल 0 कहा जा रहा है कि हम सिस्टम के अंदर नहीं जा रहे हैं बल्कि उसकी बाउंड्री के ऊपर रहते हुए जस्ट इनपुट्स और आउटपुट्स को दिखा रहे हैं। अभी लेवल 1 को आप देखिएगा तो आपको बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगी इस पॉइंट को, सिस्टम के अंदर जाना या ना जाना हम किस चीज को कह रहे हैं। अब हम जनाब चलते हैं लेवल 1 के ऊपर। तो ये है जनाब लेवल 1। अब जरा यहाँ पे जरा साथ साथ चलिएगा, पूरी डायग्राम को देखने की समझने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा, साथ साथ चलेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। अब हम सिस्टम को ओपन अप करेंगे और हम देखें कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज द सिस्टम बाउंड्री। ये इसी तरह से डॉटेड लाइन की शक्ल के अंदर आप लगाते हैं, ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर, सिस्टम की बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम की एंट्री पॉइंट कौन सी है और उसके अंदर वाली जगह कौन सी, बाउंड्री को ये डॉटेड लाइन जाहिर कर रही है। अब देखिए ना, फिजिशियन आता है, ये फिजिशियन है और ये कॉन्टेक्स्ट लेवल को एज इट इज आपने साथ इस्तेमाल करना होता है। देखें यहाँ पे फिजिशियन डायग्नोसिस रिकॉर्ड दे रहा है तो इतना फ्लो एज इट इज आप लेवल 1 पे ऊपर लेके जा रहे हैं कि फिजिशियन डायग्नोसिस रिकॉर्ड दे रहा है। आगे जो प्रोसेस है जो इसको इस रिकॉर्ड, सर ये लेवल, ये कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके जी, फिजिशियन है, ये डायग्नोसिस रिकॉर्ड दे रहा है तो जाहिर है कि सिस्टम के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होगा जो कि इसको रिसीव करेगा या इंसर्शन को पॉसिबल बनाएगा। तो वो प्रोसेस हमने यहाँ पे दिखाया, जिसके साथ देखिए नंबर पहला आ रहा है 1, आगे आ रहा है वर्बल फ्रेज टू इंसर्ट डायग्नोसिस रिकॉर्ड। इसको अगर आप प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो इट इज जस्ट यू कैन से a process which have the variable declared which are receiving the data। ये एक तरह का कह लें कि आपके पास वेरिएबल्स हैं जहां पे डिक्लेयर करके आपने रखे हुए हैं जो कि इस डाटा को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है जो कि इस डायग्नोसिस रिकॉर्ड को रिसीव कर रहा है, उसको रिसीव कर लिया। उसके बाद देखें कि यही डायग्नोसिस रिकॉर्ड को आगे किसको दे रहा है, टू कैलकुलेट वैलिड फी के प्रोसेस को। कि इस सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस है जो जिसका नाम है वैलिड फी को कैलकुलेट करना। ये कैसे वैलिड फी कैलकुलेट कर रहा है जरा गौर से देखिए। यहाँ से डायग्नोसिस रिकॉर्ड आया, फॉर एग्जांपल फ्लू का रिकॉर्ड आया और उसके बाद इस प्रोसेस ने ये डाटा स्टोरेज के साथ पड़ा हुआ है जिसमें तमाम डिजीजेस की लिस्ट है और उनके अगेंस्ट उनकी के साथ जितनी फीस एसोसिएटेड है वो पड़ी हुई है। ये रिकॉर्ड यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ से फ्लू का रिकॉर्ड आया, फ्लू के रिकॉर्ड को इस लिस्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा। जहाँ पे फ्लू कंपैरिजन ट्रू होगा उसके अगेंस्ट जो फी पड़ी हुई होगी वो एक्सट्रैक्ट ये प्रोसेस कर लेगा एंड दैट विल बी द वैलिड फी। वो वैलिड फी होगी फ्लू की, फॉर एग्जांपल दैट इज दी 1000 रुपीज। वो निकल आएगी और निकालने के बाद वो एज अ आउटपुट वैलिड फी किसको दे रहा है, आगे देखें प्रोसेस कौन सा आ रहा है, टू जनरेट इनवॉइस। वो जनरेट इनवॉइस के प्रोसेस को ये वैलिड फी दे देगा कि दिस इज द फी ऑन व्हिच द बिजनेस रूल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स विल बी अप्लाइड। अब यहाँ पे जरा इस फ्लो को रोक लें तो वैलिड फी जनरेट हुई और जनरेट इनवॉइस को दे दी गई। अब आए जरा पेशेंट की तरफ। पेशेंट क्या कर रहा है, उसने वो अपने इंश्योरेंस डिटेल्स दे रहा है। जैसे यहाँ पे डायग्नोसिस रिकॉर्ड को रिसीव करने के लिए प्रोसेस था तो यहाँ पे इंश्योरेंस डिटेल्स को रिसीव करने का प्रोसेस है। इसने रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद इंश्योरेंस डिटेल्स को किसको दे रहा है, टू वेरीफाई इंश्योरेंस डिटेल्स। यहाँ पे इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स का डाटा स्टोर पड़ा हुआ है जिसके अंदर तमाम पेशेंट्स जिन्होंने इंश्योरेंस अवेल की हुई है उनके क्या क्या परसेंटेज रेशियोज हैं, कि पॉलिसी की नेचर क्या है, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके साथ इस इंश्योरेंस डिटेल का कंपैरिजन किया जाता है और उसको वेरीफाई कर लिया जाता है कि ये सही है। वो वेरीफाइड इंश्योरेंस डिटेल जो है वो इस जनरेट इनवॉइस के प्रोसेस के पास आ जाती है। ऊपर से वैलिड फी आ गई, इधर से इंश्योरेंस डिटेल्स वेरीफाइड आ गई। वो वेरीफाइड इंश्योरेंस डिटेल अप्लाई की जाएगी वैलिड फी के ऊपर कि क्या परसेंटेज रेशियो है जो कि अप्लाई की जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा 60-40 की रेशियो है इस पेशेंट के लिए, वो 60-40 की रेशियो वैलिड फी के ऊपर अप्लाई कर दी जाएगी। तो 600 रुपए की इनवॉइस जनरेट होगी और वो पेशेंट को भेज दी जाएगी। ये पेशेंट की इनवॉइस पेशेंट को भेज दी जाएगी। 400 रुपए की इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के लिए जनरेट होगी, वो इंश्योरेंस कंपनी को भिजवा दी गई। तो इन्होंने इनको इनके पास ले आए। अब इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट ये दोनों पेशेंट और इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट्स करेंगे। अब इन्होंने
इंश्योरेंस कंपनी है अपनी पेमेंट करती है, तो आगे देखें वो प्रोसेस कौन सा आ रहा है, टू वेरीफाई पेमेंट्स का। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये इस पेमेंट को वेरीफाई करेगी कैसे, यहाँ से जो इनवॉइसेस जनरेट हुई हैं उनकी कॉपीज इसके पास ये भिजवा दी गई हैं, ये ऊपर से इसके पास आएंगे, वो दोनों को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद वो वेरीफाई करके पेमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर अपडेट कर देगा। सिमिलरली पेशेंट जो है ये अपने पेमेंट रिकॉर्ड देगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा ये इनवॉइसेस के जरिए से, और वेरीफाई करने के बाद पेमेंट रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के और ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब जरा देखें कि इस तरीके के साथ हमारे पास लेवल 1 के ऊपर जाके जो मेन प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफाई कर लिए गए और उन सबको इस फ्लो के अंदर जाके हमने दिखा दिया, और दिखाने के बाद हमारे पास ये चीजें एक फ्लो की शक्ल के अंदर नजर आ रही हैं कि फंक्शंस क्या क्या इस सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, कहाँ डाटा स्टोर कौन सा डाटा स्टोर किसके साथ एसोसिएटेड है और किस तरीके के साथ फ्लो कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज द लेवल 1 DFT फॉर दिस केस स्टडी। अब इसमें एक कुछ चीजों को गौर से देख लें। ये डाटा फ्लोज हैं, इनके नाम देखें क्या आ रहे हैं, नाउन फ्रेजेस के अंदर आ रहे हैं। जितने डाटा फ्लोज हैं सबके नाउन फ्रेजेस के अंदर नाम आ रहे हैं। इसी तरह से डाटा स्टोर्स हैं तो उनके साथ देखें D1 डाटा स्टोर 1, D2 हमारे पास ये है इंश्योरेंस रिकॉर्ड का, D2 इंश्योरेंस रिकॉर्ड, D3 डाटा स्टोर 3 इनवॉइस रिकॉर्ड, डाटा स्टोर 4 D4 पेमेंट रिकॉर्ड। इस तरह से नंबरिंग कन्वेंशंस इस्तेमाल की गई हैं। प्रोसेसेस के साथ देखिए नंबरिंग कन्वेंशंस इस्तेमाल की गई हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज 1 टू इंसर्ट डायग्नोसिस रिकॉर्ड, 2 टू कैलकुलेट वैलिड फी, 3 टू जनरेट इनवॉइस, 4 टू इंसर्ट इंश्योरेंस डिटेल, 5 टू वेरीफाई इंश्योरेंस डिटेल्स। तो हम वर्बल फ्रेजेस को यूज करके और साथ एक नंबरिंग सिस्टम यूज करके इनको दिखा रहे होते हैं। डाटा फ्लोज के नंबर दिखाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा होते हैं और इनकी जरूरत भी नहीं है इनकी नंबरिंग की पड़ती, तो इस वजह से उनको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो दिस इज द लेवल 1। आप देख सकते हैं कि इस लेवल 1 को इस फ्लो के साथ जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया गया है, इनके लिहाज से ये अपने फंक्शंस को बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जी जनाब इसको दोबारा से जरा देखें, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। डाटा स्टोर को जरा दोबारा से देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है हमदा की तरफ से। देखें डाटा स्टोर जो यहाँ सर एक बार डाटा स्टोर समझा दीजिए, इसमें जनरेट हो रही है। सॉरी दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या पूछ रहे हैं? जी डाटा स्टोर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, जरा मुझे क्लियर कर दीजिएगा। ये डाटा स्टोर को दोबारा से देख लें। डाटा स्टोर्स देखिए इस वक्त हमारे सामने एक केस स्टडी है। केस स्टडी के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब आपके पास एग्जैक्टली सिस्टम होता है तो वहां तो डाटा स्टोर बड़े क्लियरली नजर आ रहे होते हैं कि कौन सा डाटा स्टोर किस प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है और क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो डाटा स्टोर्स हैं वो हमने लॉजिकली तौर पर ड्राइव किए हैं, हमने खुद ड्राइव किए हैं कि जैसे वैलिड फी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसके साथ एक डिजीज और फी रिकॉर्ड का डाटा स्टोर होना चाहिए, जो जिसके अंदर हमने ऑलरेडी पहले से डिजीजेस के और उनकी क्या क्या फीस हो सकती है उसकी एक लिस्ट मेंटेन की हुई हो। तो यहाँ पे ये D1 जो है वो डिजीजेस और फी रिकॉर्ड का डाटा स्टोर हमने यहाँ पे रख लिया, जो कि कैलकुलेट वैलिड फी के साथ एसोसिएटेड होगा। जब भी वैलिड फी कैलकुलेट करनी होगी तो ये इस रिकॉर्ड को हम ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स को उठाएंगे, कंपेयर करेंगे डायग्नोसिस रिकॉर्ड के साथ और वैलिड फी निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे नीचे देखें कि हमारे पास इंश्योरेंस डिटेल्स पेशेंट की तरफ से आती हैं तो उनको हमें वेरीफाई करना है, तो इसी तरह से एक डाटा स्टोर हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए जिसके अंदर जितने भी इस वक्त ऑथोराइज्ड इंश्योरेंस पेशेंट्स हैं जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेल की हुई है उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल हो। उसके साथ हम ये जो पेशेंट का इंश्योरेंस डिटेल्स आ रही हैं उनको हम कंपेयर कर सकें और देख सकें कि वो वेरीफाइड हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है तो यहाँ जनरेट इनवॉइस के पास वो चीज आ जाएगी और इस तरह ऊपर से वैलिड फी आ जाएगी। अब जब इनवॉइस जनरेट होगी तो उसको हमने स्टोर करना है फॉर द फ्यूचर पर्पस, फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर पर्पसेस।
तो वहाँ पे ये इनवॉइसेस का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होगा, तो एक डाटा स्टोर के अंदर मेंटेन होगा। तो यहाँ पे D3 इनवॉइसेस रिकॉर्ड आ गया। इस तरह से जब आपकी पेमेंट्स आएंगी तो वेरीफाई पेमेंट करने के बाद आपने उनके रिकॉर्ड को अपडेट करना है कि इसकी पेमेंट हो चुकी है, पेड हो गई है इनवॉइसेस, तो उनके रिकॉर्ड को यहाँ पे मेंटेन कर लिया जाएगा ताकि उनको फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। तो अगेन यहाँ पे ये जितने डाटा स्टोर्स हैं इनको हमने लॉजिकली तौर पे क्या लेकिन असम्पशंस के थ्रू ड्राइव किया है, लेकिन जब आप एक्चुअली काम कर रहे होंगे, डाटा फ्लोज एक करंट सिस्टम को सामने रख के बना रहे होंगे, तो वहाँ पे जो करंट सिस्टम में जिस तरह से डाटा स्टोर्स आपको नजर आएंगे और बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स को देखें, उसके अंदर देखें हर आइटम की लिस्ट उस हर स्टोर में, हर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में लाजमी मेंटेन की हुई होती है। वो एक डाटा स्टोर होगा, आइटम की लिस्ट या आइटम रिकॉर्ड्स का एक डाटा स्टोर लाजमी वहाँ पे होगा। इस तरह इनवॉइसेस का एक डाटा स्टोर वहाँ पे लाजमी होगा। इसी तरीके के साथ जो सेल्स पर्सन हैं उनका डाटा स्टोर लाजमी होगा। तो इस तरह से वो चीज़ें हमारे पास लॉजिकली तौर पे या फिजिकली तौर पे जैसे नजर आती हैं एक करंट सिस्टम के अंदर, उस तरीके के साथ हम उसको दिखा रहे हैं। वो डाटा स्टोर आपको वाज़ेह हुआ होगा। जी जनाब, यहाँ तक क्लियर है? लेवल 1 क्लियर आया जी? क्लियर हुआ है जी? अब ये है लेवल 1। लेवल 1 से जब हम आगे चलते हैं ना, तो आपको लेवल 1 को थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद लेवल 2 पे जाना होता है कि लेवल 1 के ऊपर जितने भी आपको प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं, अगर तो वो सारे के सारे आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं, उनकी क्लैरिटी के साथ आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आपको मजीद डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं होती, मजीद इस लेवल को डिकम्पोज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई भी प्रोसेस या पार्शली तौर पे मुख्तलिफ प्रोसेसेस आपको अंडरस्टैंड नहीं होते और आप समझते हैं कि इनको मजीद अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए डिकम्पोज करने की जरूरत है, तो फिर सिर्फ उतने प्रोसेस को या वो वाले प्रोसेस को सिर्फ डिकम्पोज करें। जैसे यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए कि आप लेवल 2 पे किस तरह फर्ज करें कि आपको ये जो सेकंड प्रोसेस है टू कैलकुलेट वैलिड फी, आप समझते हैं कि इसको मजीद डिकम्पोज करने की जरूरत है। इसमें अंडरस्टैंडिंग अभी क्लियरली क्रिएट नहीं हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी के पोज करना चाह रहे हैं, तो इसका लेवल 2 क्या होगा, यानी इस सेकंड प्रोसेस का लेवल 2, यानी लेवल 2 प्रोसेसेस के होते हैं कि वो किस तरीके के साथ आप दिखाते हैं। तो हम अगर इस सेकंड प्रोसेस के टू कैलकुलेट वैलिड फी को लेवल 2 पे लेके जाते हैं, तो जरा देखें वो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। सिर्फ हमने टू कैलकुलेट वैलिड फी जो है उसके प्रोसेस को डिकम्पोज किया, तो वो हमें कुछ इस तरह से नजर आया। जरा खुद से पहले समझने की कोशिश करें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें चीजें कैसे चल रही हैं। जरा देखिए कैसे हमने इसके अंदर दिखाया। जी जनाब, जरा देखिए एक चीज तो अपने ये ध्यान में रखनी है कि लेवल 2 के ऊपर जिसको आप डिकम्पोज कर रहे हैं, हमने इस टू कैलकुलेट वैलिड फी को किया है। इसका जरा देखें कि इसके जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं ये सेम एज इट इज आपने रखनी है लेवल 2 के ऊपर। देखिए यहाँ पे ये एक इनपुट आ रही है डायग्नोसिस रिकॉर्ड की और दूसरी इनपुट आ रही है यहाँ से डिजीज एंड फी रिकॉर्ड की, और आउटपुट निकल रही है वैलिड फी की। यही तीन चीजें एज इट इज हमने ऐसे ही रखनी है,
इंटरनल प्रोसेसेस को हम डिकम्पोज करेंगे, लेकिन जो उसकी बाउंड्री से आ रही है और जा रही हैं वो चीजें जिस तरह लेवल 1 पे आपने दिखाई हैं उसको उसी तरह से हम मेंटेन करेंगे। ये देखें कि डायग्नोसिस रिकॉर्ड आ रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड को रिसीव करने के लिए पहला प्रोसेस रखा गया और साथ नेमिंग कन्वेंशन देखें हमने क्या यूज किया 2.1। यहाँ पे देखें इसका नंबर था 2, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जाके हम इसको ले रहे हैं, दैट इज 2.1 टू रिसीव डायग्नोसिस रिकॉर्ड। ये रिसीव कर लिया गया और इसने इन डायग्नोसिस रिकॉर्ड को किसके पास भेजा है, आगे प्रोसेस है टू कंडक्ट कंपैरिजन ऑफ डायग्नोसिस रिकॉर्ड एंड डिजीज एंड फी रिकॉर्ड, इसकी तरफ उसने इसको भेज दिया। यहाँ पे दूसरा इसका प्रोसेस है 2.2 टू गेट डिजीज एंड फी रिकॉर्ड, कहां से, डाटा स्टोर से। कौन सा डाटा स्टोर, वो जो ऊपर हमने इस्तेमाल किया था लेवल 1 के ऊपर डिजीज एंड फी रिकॉर्ड का। यहाँ से डायग्नोसिस रिकॉर्ड्स हमारे पास आगे, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये डायग्नोसिस रिकॉर्ड नहीं है, ये डिजीज एंड फी रिकॉर्ड। डिजीज एंड फी रिकॉर्ड यहाँ पे रिसीव कर लिए गए, इधर से डायग्नोसिस रिकॉर्ड आ गए, इन दोनों को लिया गया और लेने के बाद इसने इसको भेज दिया इस 2.3 प्रोसेस की तरफ। इस प्रोसेस ने इसका कंपैरिजन कंडक्ट किया और जहां पे वो ट्रू कंपैरिजन हो गया वो वैलिड फी होगी, उसको उसने लिया और लेके उसको यहाँ से बाहर की तरफ भेज दिया। आगे किसकी तरफ जा रहा है वो लेवल 2 पे दिखाने की जरूरत नहीं होती है, उसको जब आप लेवल 1 की इसको लेवल 1 के साथ रख के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वैलिड फी किसकी तरफ जा रही है, टू जनरेट इनवॉइस की तरफ जा रही है। तो इस तरह से जिस भी प्रोसेस को आपने आगे मजीद डिकम्पोज करना हो उसको आप इस तरीके के साथ डिकम्पोज कर लेते हैं। तो इसको आपने अब करना क्या है, प्रैक्टिस के तौर के ऊपर आपने ये जो बाकी जितने प्रोसेसेस हैं इंसर्शंस वालों को छोड़ के, ये 1 को भी छोड़ देना है आपने, 4 को भी छोड़ देना है आपने। उसके बाद ये बाकी जितने भी हैं, जनरेट इनवॉइस का है, वेरीफाई इंश्योरेंस डिटेल्स का है और टू वेरीफाई पेमेंट्स का है, इनके लेवल 2 आपने अपने तौर पे प्रैक्टिस करने के लिए बनाने हैं। जहां पे आपको कंफ्यूजन आ रही हो कि ये कैसे होगा, अपनी अजम्पशंस लें, खुद सोचें कि वेरीफाई की। जैसे मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि जैसे ये इनवॉइस जनरेट करने का जो प्रोसेस होगा इसको मजीद डिकम्पोज करेंगे तो आगे आपके पास क्या क्या प्रोसेसेस होंगे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको काम करना आसान हो, हिंट मिल जाएगा आपको कि जनरेट इनवॉइस को अगर आप मजीद डिकम्पोज करते हैं तो 3.1 क्या होगा, टू रिसीव वैलिड फी। 3.2 क्या होगा, टू रिसीव वेरीफाइड इंश्योरेंस डिटेल्स। तीसरा प्रोसेस क्या होगा, टू अप्लाई इंश्योरेंस डिटेल्स ऑन वैलिड फी। वैलिड फी के ऊपर आप इंश्योरेंस डिटेल्स को अप्लाई कर दें, परसेंटेज रेशियो अप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, टू जनरेट इनवॉइस फॉर पेशेंट। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्या होगा, टू जनरेट इनवॉइस फॉर इंश्योरेंस कंपनी। और वो जो चली जाएगी, जो जनरेट होंगी इंश्योरेंस कंपनी वाली इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाएगी और जो पेशेंट वाली है वो पेशेंट के पास चली जाएगी और एक कॉपी आपने किसको भेज देनी है, टू वेरीफाई पेमेंट को। जो जनरेट हुई है दोनों इनवॉइसेस की कॉपीज टू वेरीफाई पेमेंट को भेज देंगे। तो ये वाले प्रोसेसेस वहां पे होंगे और साथ ही वाले डाटा स्टोर पे इनपुट आ रही है। तो इसी तरह से वेरीफाई इंश्योरेंस डिटेल्स को आपने गौर करना है और उसको इस तरह डिकम्पोज करना है और इस तरह वेरीफाई पेमेंट्स को डिकम्पोज करना है, तो इनके लेवल 2 बन जाएंगे। तो ये थी जनाब DFD कि किस तरीके के साथ करते हैं। और इसको आप देख सकते हैं कि जब हम इसको बिल्कुल क्लियर ही रखेंगे साथ तमाम लेवल्स को, कॉन्टेक्स्ट लेवल को, लेवल 1 को और लेवल 2 को, तो वो आपको क्लियरली इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग देंगे कि इस सिस्टम के अंदर क्या क्या टास्क, काम या प्रोसेसेस हो रहे हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो इसको जनाब दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लें और देखें कि आपको कितनी समझ आई है। कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन आता है तो यू कैन आस्क।